छाती धाती। अरे ओ मालती, महारानी जी कहाँ मर गई? सब काम पड़ा हुआ है, मेहमान आते होंगे। घर की नौकरानी को सुनाते हुए मिसेस चौबे बोली। जी आई मालकिन, वो घर से मर्द का फोन आया था, फिर से पैसे मांग रहा था। इस शराबी ने मेरे और मुन्नी की जिंदगी खराब करके रखी है। मना करने पर फोन पर ही झगड़ने लगा और अरे बस बस, शुरू हो गई तेरी राम कहानी। ये सब छोड़, ये सब मुझे बाद में बताना, पहले काम खत्म कर। मेहमान दिन में बेल बजता है। मिसेस चौबे, लगता है आ गए, चल तू जा रसोई घर। ए जी जल्दी नीचे आइए, लगता है मेहमान आ गए। मिस्टर चौबे कहते हैं, आइए आइए त्रिवेदी जी, आपका ही इंतजार था। बैठिए बैठिए। मिसेस त्रिवेदी और बेटा मणि, बैठो बैठो बेटा। और बताइए त्रिवेदी जी, सब खैरियत है ना? घर तक पहुंचने में कोई असुविधा तो नहीं हुई? त्रिवेदी जी कहते हैं, बिल्कुल नहीं चौबे जी। मिस्टर चौबे कहते हैं, और मणि बेटा, सुना है सरकारी नौकरी लग गई तुम्हारी, सुनकर बहुत खुशी हुई। मिसेस त्रिवेदी गुरूर के साथ, हमारा बेटा तो शुरू से ही होनहार था, वरना आप तो जानते ही हैं इन दिनों सरकारी नौकरी मिलना कितना गागर में सागर भरने जितना मुश्किल काम है। लीजिए लीजिए मिसेस त्रिपाठी, समोसे खाइए। आप तो कुछ ले ही नहीं रही हैं। मिस्टर चौबे मंद मुस्कान के साथ बोले, अरे चौबे जी, ये सब तो चलता रहेगा, पहले अपनी बिटिया, अरे नहीं नहीं, हमारी होने वाली बहू से तो मिलवाएं। चारों तरफ हंसी ठाके लगते हैं। जरूर, अभी लेकर आते हैं। मिसेस चौबे बोली। लता अपनी माँ के साथ नजर झुकाए हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए आती है। मिस्टर चौबे, लीजिए त्रिवेदी जी, आपकी बहू आ गई। वो हंसी के ठहाके तो जैसे कहीं खो से गई। मिसेस त्रिवेदी भौं से घुटते हुए लता को ऊपर से नीचे देखती है। आओ बेटी, बैठो बैठो, त्रिवेदी जी बोले। इशारों ही इशारों में मणि अपनी माँ से रिश्ते के लिए मना कर रहा था। आखिर क्यों? मिस्टर त्रिवेदी कहते हैं, और लता बेटा, क्या चल रहा है? तुम्हारी तो नर्सिंग की पढ़ाई हो गई है ना, आगे क्या प्लान है? अंकल, अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, जब भी अवसर मिलेगा निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। मिसेस त्रिवेदी तंज कसते हुए, बेटा पहले थोड़ी सेवा अपनी ही कर लो। खैर, ये लता के लिए कोई नई बात तो थी नहीं, ये तो उसके साथ पिछले कुछ समय पहले से होता चला आ रहा था। फोन पर सरिता, मिसेस चौबे की ननद, भाभी खुशखबरी है, तू अभी टीवी में देख ना, बाबा रामदेव क्या बता रहे हैं। माताएं बहनें जिनकी छाती पूरी नहीं होती, उनको बहुत डिप्रेशन होता है। स्तन का पूरा पूरा विकास उनकी सुंदरता का एक पैरामीटर है। स्तन पूरी तरह विकसित करने के लिए माताएं बहनें अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भारती प्राणायाम, भस्त्रिका करें और साथ ही शतावर चूर्ण का प्रयोग करें। बाबा रामदेव टीवी प्रोग्राम में बताते हैं। सरिता, अरे भाभी पता है, ये तो सोमी है ना। कौन सोमी? मिसेस चौबे कहती है, अरे वही करनाल वाले मामा की बेटी सोमलता, उसने भी मुझसे बताया कि शतावर चूर्ण से 6 महीने में ही असर हो गया। तुम न चिंता करो भाभी, अपनी लता बिटिया किसी से कम है क्या? बस तुम तो यह अब बाबा रामदेव की बात मानो, और 6 महीने बाद। मिसेस चौबे फोन रखने के बाद, सुनो जी, थोड़ा बाजार जा रही हूँ, अभी आती हूँ, अंदर से कुंडी लगा लो। मिसेस चौबे शतावर चूर्ण हाथ में लिए लता के कमरे में, यह लो बेटा, सारी परेशानियों का अंत होने वाला है, अब तो तुम बाबा रामदेव की कही हुई बातों का स्मरण करो। मिसेस चौबे अपनी हाथ में शतावर चूर्ण लिए और बोलती हैं, यह रामबाण नुस्खा है। ये क्या माँ, फिर से नया नुस्खा? यह कौन सी मौसी चाची ने बताया है? लता गुस्से में बोलती है, मौसी चाची नहीं, ये तो बाबा रामदेव ने बताया। तू तो देख, 6 महीने बाद तेरी बुआ बता रही थी कि वो सोमी है ना, उसने भी इसका प्रयोग किया था, तूने तो देखा है था बुआ के लड़के की शादी में। अच्छा, तो ये बुआ का काम है। लता ने गुस्से में बोला, तू चुप रह, जितना बोल रही हूँ उतना कर। हर शाम 1 चम्मच दूध के साथ लिया कर और साथ साथ जो प्राणायाम बताए उसे भी कर। भगवान ने चाहा तो हो जाएगा,
मिसेस चौबे ने ऊंची आवाज करके बोला। कुछ महीने बीते नहीं, यह नया नुस्खा। मिसेस चौबे लता के पास फिर से पहुंच जाती हैं। बस माँ, बस थक गई हूँ, अब और नहीं हो पाएगा मुझसे। ऐसा कहते हुए लता रोते रोते जमीन पर बैठ गई। माँ, चिढ़ती तो खुद से पहले से ही हूँ, अब ऐसा भी ना करो कि नफरत हो जाए मुझे खुद से। क्या तुम्हें भी यही लगता है कि स्तन का पूरा विकास ही मेरी सुंदरता का एकमात्र पैरामीटर है? मिसेस चौबे लता को गले से लगा लेती हैं। नहीं बेटा, तू तो मेरी सबसे सुंदर बेटी है, सबसे प्यारी, सबसे खास। पर इस समाज का क्या करूं? यहाँ तो लोगों ने पहले से ही एक पैरामीटर सेट करके रखा है, जो इसमें फिट होता है वो परफेक्ट है, बाकी सब। तू रो मत, चुप हो जा। शायद मैंने ही खुद तुम्हें दबा रखा है। खुद एक औरत होकर मैं समाज की बेड़ियों में जकड़ गई हूँ। मुझे माफ़ कर बेटा, मुझे माफ़ कर। मिसेस चौबे के ऐसा बोलते ही लता ने उनको कसकर गले लगाया और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। दोनों रोती रोती एक दूसरे के आंसू पोंछती रही। उस दिन शायद वो आखिरी शाम थी जब चौबे परिवार में इस टॉपिक पर कोई भी बात हुई और वो नुस्खा भी आखिरी बनकर रह गया। लता के अंदर का आत्मविश्वास जो पहले कहीं खो सा गया था, या फिर उस ऐसा बोलना उचित होगा कि लोगों ने मार दिया था, मिसेस चौबे ने उसे फिर से वापस लाने में लता का भरपूर सहयोग दिया। समय बीतता गया, अंततः वह समय भी आ गया जब लता का ख्वाब पूरा हुआ। उसे सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ। उसकी नौकरी जो लग गई थी अस्पताल में। लता कहती है, माँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। उसकी माँ, नाश्ता तो ठीक से कर ले। लता कहती है, नहीं नहीं माँ, बस हो गया। ऑटो। जी मैडम, कहाँ चलना है? भैया, जानकी देवी हॉस्पिटल चलोगे क्या? हाँ जी, बैठिए मैडम, अभी चलता हूँ। लता की नौकरी लग गई थी और उस हॉस्पिटल में उसके निस्वार्थ भाव से किए गए काम के कारण उसे कई बार सम्मानित भी किया जा चुका था। और दादाजी कैसे हैं? लता ने रुस्तम जी से पूछा। रुस्तम जी डायबिटीज के मरीज थे और 2 दिन पहले ही हाई ब्लड शुगर होने के कारण एडमिट हुए थे। बेटा जी, सुना तुम्हारा जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो। चलो इसी बात पर गुलाब जामुन तो खिला दो। रुस्तम जी मंद मंद मुस्कान के साथ बोलते हैं। जी जरूर दादाजी, अभी लाती हूँ। थोड़ी ही देर में लता आती है, एक हाथ में गुलाब और दूसरे हाथ में जामुन लेकर। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। कुछ ऐसा ही रिश्ता था लता का इन सब मरीजों के साथ। सभी मरीजों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए उनकी सेवा करना लता अपना कर्तव्य और धर्म समझती थी और निष्ठा से अपने काम में लगी रहती थी। मयंक, रुस्तम जी का पोता, कुछ दवाइयों के साथ पहुंचता है। अपने दादा को चहचहाता देख बहुत खुश हो जाता है। अभी पिछले ही साल कार एक्सीडेंट में उसने अपने मम्मी पापा और बहन को खो दिया था। अब उसके दादा ही उसके लिए सब कुछ थे। जानकी देवी हॉस्पिटल के डॉक्टर गुलमोहर उनकी फैमिली डॉक्टर थे, तो अक्सर रुस्तम जी का हॉस्पिटल आना जाना था। पहले तो अपने बेटे के साथ आते थे, लेकिन अब उनके ना रहने पर उनका पोता ही उनको लेकर आता था। लता, अब तुम ही समझाओ दादाजी को, ये मानते ही नहीं। कॉलोनी के पास वाली दुकान से मिठाई के डब्बे लाते हैं, पूछने पर बोलते हैं कि ये तो मेहमानों के लिए है, और अगर मेहमान आ गए तो एक भी मिठाई नहीं मिल सकती। अब मैं क्या क्या देखूं? मयंक बोला। मयंक ऐसे तो इंजीनियर था, लेकिन कहानी कविताएं लिखने का भी शौक रखता था। तुम चिंता ना करो मयंक, आज तो मैं इनकी क्लास लेती हूँ। लता ने गुस्से का नाटक करते हुए बोला। लता का सारा दिन ऐसे ही लोगों की सेवा करने और सबको हंसने हंसाने में चला जाता था। लता मन ही मन मयंक को पसंद तो करती थी, लेकिन इतना रिजेक्शन सहने के बाद कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई कुछ कहने के लिए। उसे लगा शायद मयंक भी उसे दूसरे लड़कों की तरह। एक दिन मयंक हॉस्पिटल आया। यह दादाजी की कुछ दवाइयों की लिस्ट है जो बाजार में नहीं मिल रही है, जरा तुम देख लेना लता, मिलेगी तो ले लेना, ठीक है? मयंक उससे इतना कहकर उसके हाथ में पर्ची रख कर चला जाता है। लता कागज खोलती है, और ये क्या? ये कोई दवाइयों की लिस्ट तो नहीं थी। असल में तो मयंक ने कुछ लिखा था इसमें। शायद ऐसा हो सकता है कि
जो कहने की हिम्मत लता में न थी वो मयंक में भी नहीं हो रही है हो। तभी तो शायद उसे इसका सहारा लेना पड़ा। लता उसे पढ़ना शुरू करती है। आज 9 महीने हो चुके हैं जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। पापा के गुजरने के बाद पहली बार दादाजी का रेगुलर चेकअप कराने हॉस्पिटल पहुंचा। उसके पहले तो पापा ही सब देखते थे। लता बेटा, लता दीदी, लता लता। हॉस्पिटल में सब तुम्हें ही तो पुकार रहे थे। तुम कभी भागी भागी इस बेड तो कभी उस बेड जा रही थी। मुझे आज भी याद है उस चिलचिलाती गर्मी में तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं था कि तुम पंखे के नीचे थोड़ी देर बैठकर अपने चेहरे पर आए पसीनों को सुखा सको। या तो शायद तुम्हें अपने काम के आगे कुछ गर्मी का एहसास ही नहीं था। उस दिन के बाद तो जैसे मैं हॉस्पिटल में जाने का बहाना ढूंढने लगा। सोचता था तुमसे बात करूं, लेकिन शुरुआत कैसे करूं समझ नहीं आ रहा था। फिर याद है एक दिन दादाजी ने ही हमारा परिचय कराया। वैसे उस दिन मैंने उन्हें मारे खुशी के एक रसगुल्ला भी खिला दिया था। उसके बाद से हॉस्पिटल में हमारी मुलाकात होती ही रही। कभी दादाजी के साथ तो कभी अकेले तुम्हें देखने आ जाता, बिना तुम्हें एहसास कराए। अब तो हर वक्त तुम्हें एहसास करता हूँ। तुम्हारे पास न होते हुए भी दिलो दिमाग में तुम ही छाई रहती हो। जो शून्य था कहीं वो जैसे कहीं भरने लगा था। तुम चांद की चांदनी हो या धूप की जंजीर, तुम ख्वाब हो, हकीकत हो या दिल की तस्वीर, जो भी हो तुम मेरे महबूब, मेरे साथी, हर सांस में बसी हो, हर पल की साथी। आंसू टप 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 टप, कलम की स्याही उससे फैल जाती है। लता मन ही मन सोचती है, क्या सचमुच मैं भी किसी के लिए इतना महत्व रख सकती हूँ? क्या सचमुच मेरा भी अपना कोई अस्तित्व है? कहीं ये कोई सपना तो नहीं? इसका एहसास करने के लिए कि यह सच में वास्तविक है, कोई सपना नहीं। वो अपने हाथ में जोर से चिकोटी काटती है, पर उसको उस दर्द में भी एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है। दर्द, मीठा दर्द। लता अब और आगे नहीं बढ़ पाती है, न जाने क्यों। खैर, उस शाम घर पहुंचने की उत्सुकता उसे कुछ ज्यादा ही थी। घर पहुंचते ही लता अपने कमरे की तरफ जाती है, सीढ़ियों पर भागते भागते, मानो उसकी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी हो और उसे दौड़कर उसे पकड़ना है। वैसे यह एक नई बात थी, वरना हॉस्पिटल से आने के बाद वो इतना थक जाया करती थी कि सीढ़ियों पर बनी रेलिंग पकड़कर धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे सीढ़ियां चढ़ती थी जैसे अभी मंजिल बहुत दूर हो उसकी। आज न जाने कौन सी ऊर्जा आ गई थी उसमें। वह कमरे में पहुंचती है, अंदर से दरवाजा बंद करती है और बड़ी जल्दी जल्दी सांसें भरने लगती है। इतना भागने दौड़ने में उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती है। कुछ देर अपने बिस्तर पर बैठने के बाद उसकी नज़र उस शीशे पर पड़ती है। वो उसे बहुत ध्यान से देखती है। उस पर भूरे रंग के बड़े बड़े धब्बे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले कभी इन धब्बों को साफ करने का समय ही न मिला था, या तो शायद इस इच्छा ही न रही हो। वह तो बस हॉस्पिटल जाते समय एक छोटे से शीशे में, जिसमें उसकी शक्ल भी पूरी नहीं दिखती थी, खुद को देख लिया करती थी, बस यह देखने के लिए कि चेहरे पर कहीं कुछ लगा तो नहीं है। सामने शीशा जो उसकी हाइट से थोड़ी ही ज्यादा थी, उसकी तरफ बढ़ती है। सब धुंधला सा दिखता है। छोटी सी बाल्टी में पानी लेकर आती है और एक साफ कपड़े से उसे पोंछना शुरू करती है। जैसे ही एक हाथ फेरती है, उसे उसके बाल, भौहें और आंखें नजर आती है। हल्के भूरे घुंघराले बाल, धनुष की तरह उठी हुई भौहें, आंखें एकदम काली सुर्ख जैसे अमावस की रात। लता अपने आप को इतने करीब से शायद पहली बार देख रही थी और बस देखे जा रही थी। आईना देखा तो खुद पर ही प्यार आ गया, जैसे पहली दफा हुस्न का इकरार आ गया। नजरों की शरारत, अदाओं में नशा, हर अक्स पर अपना उसका अख्तियार आ गया।
फिर एक हाथ फेरती है और अभी पूरा चेहरा स्पष्ट। आज उसके सामने रंग में भी न जाने कौन सी गुलाबी चमक थी। वो अपने ओठों को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसके ओठ के नीचे एक बड़ा सा काला मस्सा था। उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं था, पर न जाने क्यों उसे वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर एक झटके में हाथ इधर उधर घुमाती है और शीशा एकदम साफ, जैसे हमेशा ही ऐसे था। लता का दुबला पतला बदन न जाने आज किस धुन में झूम रहा था। आज पहली बार शायद उसे खुद से प्यार का एहसास हो रहा था। चिढ़ नहीं, उसके बालों से, आंखों से, उसके ओठों से, उसके काले मस्से से, उसके दुबले पतले शरीर से और उसके स्तन से भी प्यार, जिसके लिए बस आज तक लोगों ने उसे बस शर्मिंदा किया था। आज पहली बार, शायद पहली बार। रात को सोने से जद्दोजहद करते हुए लता की आंख कब लग जाती है उसे खुद को भी पता नहीं। मयंक ने चिट्ठी में अपना नंबर लिखा था। सपने में ही उसे जैसे ध्यान आता है। अचानक से उठकर वो उसे फोन लगाती है। फोन की घंटी बजती है, लेकिन फोन रिसीव नहीं होता। अचानक से उसकी नजर सामने टंगी घड़ी पर जाती है। मैं भी ना, रात के 3 बज रहे थे। इतनी रात को कौन जागता है। 1 मिनट बाद ही मयंक का फोन आ जाता है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वो फोन उठाती है। सॉरी लता, वो मैं किचन में कॉफी बनाने गया था। लता सकपका जाती है कि इसे कैसे पता कि मैं ही हूँ। इसके पास तो मेरा नंबर भी नहीं है। इस टाइम कॉफी? हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी तो सोचा। दोनों कुछ देर के लिए चुप थे। रात का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। क्या हम कल मिल सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं, मेरा मतलब है कहाँ आना है? मयंक ने पूछा। शाम 5 बजे राज दरबार कैफे आ जाना। लता फोन रख देती है। मयंक, वेटर 2 कप कड़क अदरक वाली चाय। लता उसका चेहरा देखती है। इसे कैसे पता मुझे चाय? कुछ समय बीतने पर, ध्यान से देखो मुझे। तुम्हारे पहले न जाने कितने लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया है। आखिर कुछ तो देखा होगा उन सब ने जो रिजेक्ट किया। लता ने अपने आंसुओं को जैसे तैसे रोक कर कहा। अपने परिवार, दोस्तों के लिए सामने हंसी का पात्र क्यों बनना चाहते हो तुम? समय है, फिर से विचार कर लो। मैं तुम्हारे सामने हूँ, एक लड़की में एक लड़का जो तलाशता है प्रेम के लिए, अंतरंग संबंधों के लिए, एक लड़की की शारीरिक पूर्णता के लिए। शायद मुझ में उसकी कमी हो। कोई तो वजह रही होगी जो इतने लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया। फिर मयंक कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें क्या देखा। हाँ, ये जरूर पता है कि जो शायद मैंने देखा है वो तुम्हारा मन, समुद्र से भी गहरा, जिसमें बार बार गोते लगाने को जी चाहता है, जिसमें सब के लिए सिर्फ प्यार ही प्यार है, करुणा है। तुम्हारी आवाज़, कितनी सच्चाई है इसमें और कितनी मीठी है, बस बार बार सुनता रहूं। ऐसा बोलते बोलते मयंक उसके हाथों पर अपना हाथ रख देता है, मानो मन ही मन लता से बोल रहा हो कि अपने सारे गम मुझे दे दो। आज पहली बार लता का मन खुश है, जैसे कोई पथिक बहुत समय से रेगिस्तान में चल रहा हो, कड़ी चिलचिलाती धूप में बस चले जा रहा हो और अब जाकर उसे वृक्ष की छाया मिली हो, शीतलता की अनुभूति हो, सुखद अनुभूति।